हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, तो आपको जनरली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से मतलब कोऑर्डिनेशन में जो आइसोमेरिज्म होता है उसमें केवल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन पूछे गई है आपके पीएनएसटी एग्जाम में। तो हम केवल उसी के बारे में सीखेंगे। वैसे पढ़ने को तो बहुत सारा कुछ है, लेकिन हम केवल अभी जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केवल उन्हीं को केवल कवर करते हैं। ठीक है, तो हम किसके बारे में सीखेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। बहुत सरल है, बहुत आसान है। आप एक बार देखोगे दोबारा आपको रिवाइज करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं अपन। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं संरचनात्मक समानता। अब समानता का मीनिंग आपको पता होगा कि भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणुसूत्र समान हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो तो क्या कहलाते हैं? वो समानता कहलाती है। ठीक है, तो अपन स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखेंगे तो ये केवल 4 प्रकार की होती है। हम केवल चारों प्रकार को एक ही फ्रेम में एक ही साथ समझेंगे। ठीक है, और एक बार में आपको समझ में आ जाएगा और बन जाएगा। ठीक है, तो जो नंबर फर्स्ट होती है हमारी होती है आयनिक समावयवता। ठीक है, नंबर दूसरा है हाइड्रेट समावयवता या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, नंबर थर्ड है लिंकेज। इंग्लिश हिंदी सेम है, कॉमन बता दे रहा हूं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। और नंबर चौथा है आपका उपसह संयोजी या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए तो इन चारों को हम एक एक करके चारों समझते हैं और चारों के एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आयनिक के बारे में समझते हैं। तो आयनिक का मान लीजिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्या लिखा मैंने, FeCN का होल 4 Cl2। ठीक है, और हाँ Cl लिख देते हैं अपन, Cl लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं SO4। ठीक है, एक कंपाउंड ये बना हमारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन किसी भी आइसोमेरिज्म में जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है या समन्वय संख्या वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसके हिसाब से क्या किया मैंने, इसका आइसोमेरिज्म क्या बनाया हमने, Cn को होल 4 रखा, SO4 को अंदर ले दिया और Cl को बाहर। मतलब क्या किया, पहले क्या था, SO4 बाहर था आपका, आयन का काम कर रहा था, Cl क्या कर रहा था आपका, लिगेंड का काम कर रहा था। अब क्या हो गया, SO4 अंदर आ गया लिगेंड का काम करने और Cl क्या चला गया आपका, बाहर चला गया, काहे का, आयन का काम करने। तो सिंपल सी बात है, जब आयन एक्सचेंज हो जाए आपस में तो कैसी समानता कहलाती है, आयनिक समानता कहलाती है। आ गया होगा समझ में, उम्मीद करता हूं आप लोगों को। क्या करना है, केवल आपको आयन को चेंज करना है, अंदर के बाहर, बाहर के अंदर। ठीक है, इतना सा सिंपल सा है आयनिक समानता, बस इतना ही। आप देख लो डिफरेंट एग्जांपल, बहुत इजी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आयनिक समानता। अब देखते हैं क्या हमारा हाइड्रेट समानता। तो हाइड्रेट से पता चलता है इसका मतलब क्या है भैया, जल के अणु से मतलब है ना, वाटर मॉलिक्यूल से मतलब। तो देखिएगा इसमें हमने क्या बनाया, सेम एग्जांपल में ले रहा हूं, FeH2O का होल 4 लिख दिया मैंने Cl2। ठीक है, अब देखिएगा बाहर भी क्या कर दिया मैंने, एक H2O दे दिया। ठीक है, अब देखिए अब इसके लिए क्या करता हूं मैं, और इधर क्या लिख दिया मैंने, इधर सॉरी इधर मैं बना तो इसको फिर बाद में देखेंगे। अभी अपन इन दोनों को देखते हैं फिर उसको बाद में दोनों को देखेंगे। ठीक है, साथ में क्या लिख दिया मैंने, अगर इधर मैं क्या कर दूं, इधर Cl कर देता। ठीक है, अब क्या किया मैंने, ठीक है, H2O को अंदर ले आया। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, FeH2O का होल 5। ठीक है, अब H2O अंदर आ गया जिसका मतलब क्या बचेगा, अंदर Cl और बाहर क्या चला गया, Cl2। देखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। समन्वय संख्या पहले भी 4 2 6 थी, अब कितनी है, 5 1 6। तो होता क्या, जो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होता है उसमें केवल जिस तरीके से हमने आयन को अंदर बाहर किया उसमें केवल क्या होता है, H2O वाटर्स के मॉलिक्यूल्स अंदर और बाहर आते जाते हैं। बस नाम से ही पता चलता है हाइड्रेट, इसका मतलब जहां पे भी आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर और बाहर एक्सचेंज होते हुए दिखा दे, मतलब वहां पे कैसी है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में ना हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, तो लिंकेज के लिए थोड़ा सा मैं कोई बात नहीं, यहीं पे बना देता हूं। ठीक है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म बहुत आसान है। लिंकेज आइसोमेरिज्म नोट में क्या कहां पाया जाता है, उनमें जो एम्बीडेंट लिगेंड होते हैं, क्या होते हैं, एम्बीडेंट लिगेंड होते हैं। जैसे मैं बहुत सिंपल छोटा सा एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे CrCN का होल 6। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल क्या लिखा मैंने,
CrNC का होल 6। तो पहले डोनर एटम कौन था? कार्बन था। अब कौन है? नाइट्रोजन। मतलब जहां पे भी एम्बिडेंट लिगेंड होंगे वहीं पे क्या पाई जाएगी? लिंक समावयवता पाई जाएगी या लिंकेज आइसोमेरिज्म। हो गया कंफर्म? 2। अब देखते हैं उपसह संयोजी। तो उपसह संयोजी को मैं यहां नीचे बना देता हूं, ठीक है, वहां जगह कम हो गई है तो मैं साफ साफ यहां लिख देता हूं उपसह संयोजी। ये और आसान है। यहां पे आपको 2 कंपाउंड एक साथ दिए होंगे, ठीक है, देखिएगा समझिएगा। मैंने बनाया FeCl का होल 6, यहां पे लिखा मैंने क्रोमियम NH3 का होल 6, ठीक है। तो एक ये बना। अब इसका कंपाउंड एक्चुअली होता क्या उपसह संयोजी में? मतलब उपसह संयोजी का मतलब क्या है? लिगेंड से, ठीक है। तो क्या होता है यहां पे? लिगेंड एक्सचेंज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इसका जो सेकंड आइसोमेरिज्म बनेगा, देखिएगा मैंने क्या बना दिया, FeNH3 का होल 6 और CrCl का होल 6। हुआ क्या है? पहले आयरन के साथ साइनाइड था, क्रोमियम के साथ अमोनियम था। अब क्या हो गया? अब आयरन के साथ अमोनिया आ गया और क्रोमियम के साथ क्या आ गया? साइनाइड। तो जहां पे क्या हो, केंद्रीय धातु परमाणुओं के साथ लीगेंड एक्सचेंज होते हो, दो यहां पे आपको 2 कंपाउंड पक्का दिए होंगे, वहां पे क्या हो रहे हैं? लीगेंड एक्सचेंज हो रहे हो, वहां पे क्या बनता है आपका? उपसह संयोजी समावयवता, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जहां पे एम्बिडेंट लीगेंड हो वहां पे क्या होता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। जहां पे हाइड्रोजन के एटम अंदर मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आए और बाहर चले जाएं, वहां पे क्या होता है आपका? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। और सिंपल सी बात, जहां पे आयन अंदर और बाहर सफल हो, है ना। यहां पे क्या था? SO4 बाहर था, Cl अंदर है। अब क्या हो गया? Cl बाहर है, SO4 अंदर है। मतलब एक बार लिगेंड का काम कर रहे हो वही चीज, और वही चीज क्या कर रहे हैं? एक बार आपका आयन का काम करें, ठीक है। तो क्या हो जाता है? वो आयनिक समानता कहलाती है। और इन्हीं चारों में से अब तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आइसोमेरिज्म से, इन्हीं चारों में से पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं बिल्कुल भी कठिन नहीं है ना। बस आपने अगर 1 टाइम वीडियो को पूरा देखा है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, जैसा समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो इसके क्वेश्चन करना बहुत आसान है, मतलब बोलने से बहुत सारा सा टॉपिक है, मतलब इतना इजी है कि क्या बता दे, चुटकी बजा के बनता है इनके आंसर, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, इसके आगे अब नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। जहां तक आपको आता है टॉपिक मेंसुरल पेपर में, वहां तक चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा, आपको कौन सा स्टार्ट कर दूं मैं? केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले आपको जो मैं पिछले बार मतलब पिछले कुछ लेक्चर में मैंने आप लोगों को न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ाया था, ठीक है। उस पर मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ निकालना, है ना, उसके फॉर्मूले, उसके ट्रिक्स बहुत सारी बताई थी आपको एक साथ, ठीक है। तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा, डेफिनेटली सी बात है वो पूरी चीजें वहां पे एप्लीकेबल होंगी केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या शुरू करेंगे? केमिकल काइनेटिक्स, और बहुत जल्दी बहुत आसानी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज अगर हम बात करें, हमारा 11 तारीख हो गया है, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, 5 दिन बचा है। तो हम केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन खत्म करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और अब कुछ मिक्सअप क्वेश्चन उठाएंगे हम, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों। अब मैं क्या करूंगा? कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, जो वीडियो हमने आपने देखा होगा, तो उन वीडियो के हम उनके बेसिस पे जितने क्वेश्चन आपको आ चुके हैं या आ सकते हैं, उनके क्वेश्चन की भी आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो प्रीवियस जितने वीडियो आपने देख चुके हो, मैं बता दूं, अगर उतने वीडियो का प्रॉपर देखेंगे, करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली सी बात, अभी तक में आप 12 से 15 नंबर प्लस पाओगे, ठीक है। अब जो आएंगे तो हम बाकी आगे के लिए कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है, इसके आगे मिलते हैं, तब तक के लिए।